हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सीयू कोचिंग क्लासेस 2.0 पर आपका स्वागत है। क्लास 11th की केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट में आज का टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम। इसके पहले जो भी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज का टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम, और स्थिर अनुपात के नियम के साथ साथ इसके नियम का जो सत्यापन है उसको भी हम चर्चा करेंगे, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि इस नियम का जो प्रतिपादन है कब किया गया। तो 1799 ईस्वी में प्राउस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कभी कभी अलग अलग बुक्स में सन भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, जिससे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर आपने सन को गलत बताया है। जिस बुक का मैं यूज करता हूं उस बुक में राइट आंसर है 1799। शायद आपकी बुक में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो, तो इससे आप परेशान ना हो। तो कब किया गया प्यारे भाइयों? 1799 में। किसने किया? प्राउस्ट ने किया। ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम मतलब भैया एक आपके पास यौगिक है, उनमें जो अवयवी तत्व है हमेशा निश्चित अनुपात में होता है। इतना क्लियर है तो आप समझ गए कि मान लीजिए स्थिर अनुपात का नियम कंप्लीट। स्थिर निश्चित अनुपात यानी जो भी एलिमेंट्स है उनके बीच का जो अनुपात होता है, ठीक है, का नियम, अर्थात किन्हीं भी तत्वों की बात करें, किन्हीं भी यौगिकों की बात करें, जिस तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है और यौगिकों का जो अनुपात होता है भैया स्थिर होता है, चाहे वो यौगिक किसी भी माध्यम से प्राप्त किया गया हो। यही आपका स्थिर अनुपात का नियम है। जैसे मान लीजिए जल देते हैं, जल भैया जल का सूत्र क्या होता है? H2O। यहाँ पर लिखा हुआ है H2O। H2O है भैया जल है। जल को आप नदी से ले लो, कुआं से ले लो, तालाब से ले लो, बावड़ी से ले लो या वर्षा का जल ले लो, सभी जलों का जो अनुपात है 2:16 अर्थात 1:8 का होगा। यहाँ पर 2:16 का मतलब क्या है प्यारे भाइयों? 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 हो गया। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 1:8 यानी 1:8 के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो स्थिर अनुपात के नियम में ये हमने सीखा कि मान लीजिए कोई भी प्यारे भाइयों हमारा यौगिक है वो सदैव निश्चित अनुपात में होगा, उसका जो संगठन है हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे प्यारे भाइयों वो किसी भी माध्यम से प्राप्त किया गया हो, प्रायोगिक तौर से बनाया गया कोई यौगिक हो या कि प्रकृति से प्रदत्त यौगिक हो या कि प्यारे भाइयों किसी भी पदार्थ से अलग होकर प्राप्त हुआ हो। तो वो चाहे यौगिक कहीं से भी प्राप्त हुआ हो, माध्यम कोई भी रहा हो, लेकिन उनमें जो अनुपात होता है हमेशा सदैव स्थिर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस नियम को 1799 ईस्वी में प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पदार्थ की रासायनिक क्रिया सदैव स्थिर संगठन में रहता है, अर्थात पदार्थ चाहे किसी भी नमूने से प्राप्त हो, रासायनिक क्रिया में अवयवी तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। यानी पदार्थ किसी भी माध्यम से प्राप्त किया गया हो और चाहे मान लीजिए जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात की तो हाइड्रोजन ऑक्साइड ले लें, यानी H2O की बात कर लीजिए, तो H2O चाहे किसी भी माध्यम से प्राप्त किया गया हो प्यारे भाइयों, लेकिन उनमें जो तत्वों का अनुपात होता है सदैव स्थिर बना होता है। चीजें क्लियर हो गई। रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्वों के भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, माध्यम कुछ भी हो। सिंपल तरीके से समझ गए। एग्जाम्पल में आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका रेशियो 12 है, एक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है प्यारे भाइयों? एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु भार 32, तो 12:32। जब इसको हम 4 से काटेंगे तो 3, 4 से तो 4 तिहाई 12 और 4 4 8 32, 3:8 आएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहे किसी भी माध्यम से हम प्राप्त करें, लेकिन उनमें एक निश्चित रेशियो रहेगा। H2O हमने कहा ना, कुआं, बावड़ी, तालाब, समुंदर है ना, नदी या वर्षा का जल ले लो, सभी में यही रेशियो रहेगा। यही है स्थिर अनुपात का नियम। यदि केवल कहता स्थिर अनुपात का नियम आप समझाइए तो बस इतना सिंपल तरीके से आप लिख देंगे, पूरे के पूरे बराबर अंक मिलेंगे। अब इसको हम प्रायोगिक सत्यापन के आधार पर समझेंगे स्टूडेंट, की प्रायोगिक सत्यापन के आधार पर कैसे इसको हम है ना सत्यापित कर सकते हैं। तो यहां पर अपन डालते हैं प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन जो है CuO मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड के आधार पर किया गया। कैसे समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 3 विधियों से प्राप्त किया गया। पहला जो अपन ने लिया था वो कॉपर नाइट्रेट CuNO3, इसको अपन ने ले लिया। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा जो अणु है भैया वो अणु है CuCO3, इसके सहायता से। इसके बाद तीसरा जो लिया गया वो था CuOH का
होल ट्वाइस। मतलब प्यारे भाई यहाँ पर क्या है, कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर नाइट्रेट है, यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब इन तीनों के सहारे से, है ना, यदि हम इसको गर्म करें तो ये किस रूप में बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड अलग हो जाएगा CuO, ठीक। और प्यारे भाइयों आपका 4NO2 हो जाएगा और O2 के रूप में बाहर निकलेगा। और साथ में यदि इसकी बैलेंसी की जाए तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। इसको जब गर्म करते हैं तो ये टूटकर CuO प्लस O2 बनाता है, ठीक है। फिर इसका बात करते हैं प्यारे भाइयों, तो क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा CuO प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने 3 पदार्थ लिया प्यारे भाइयों, तीनों में कॉपर ऑक्साइड बना, CuO CuO CuO, तीनों में कॉपर ऑक्साइड बन गया है। हमने कॉपर नाइट्रेट लिया था, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसमें सभी में कॉपर ऑक्साइड, ऐसा आप ले लें, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है सभी के सभी। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2 होता है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसमें क्या है, प्रायोगिक सत्यापन क्या कर रहे हैं कि अपन ने प्यारे भाइयों 3 यौगिक लिया और तीनों यौगिकों को हमने जब गर्म किया तो तीनों में से कॉपर ऑक्साइड मिला। अब इस कॉपर ऑक्साइड को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तीनों में से हमें एक कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ और इस कॉपर ऑक्साइड को प्यारे भाइयों, ये आपके पास एक छोटा सा पात्र है, ठीक है। इस आप देख सकते हैं कि एक कांच की प्याली है। इस कांच की प्याली में प्यारे भाइयों 3 छोटे छोटे कप रखे हो चीनी मिट्टी के, और तीनों चीनी मिट्टियों में CuO रखा। 3 यौगिकों से प्राप्त कॉपर ऑक्साइड के नमूने को रखा गया। ये कॉपर ऑक्साइड के नमूने को रखा गया। हम क्या कर रहे हैं, फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि 3 यौगिकों को लिया गया, तीनों यौगिकों को गर्म किया गया तो तीनों में से कॉपर ऑक्साइड अलग अलग प्राप्त हुआ। फिर से हम कह रहे हैं 3 यौगिक लिया गया, 3 यौगिकों को गर्म किया गया, तीनों को यदि हमने गर्म किया तो तीनों में से कॉपर ऑक्साइड मिला, तो तीनों में हमने अलग अलग करके रख दिया। हम ये इसका प्रायोगिक सत्यापन करते हैं। जब इसमें से हम आसवन कराते हैं, मतलब यहां पर से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो अपचयन होता है। गर्म हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर शुष्क हाइड्रोजन गैस हमारे पास रहता है, जो कि जाकर के क्रिया करता है, और क्रिया करने के फलस्वरूप प्यारे भाइयों जो कॉपर ऑक्साइड का है अपचयन हो जाता है और कॉपर के रूप में हो जाता है। मतलब इन तीनों में केवल और केवल क्या बचता है, कॉपर बचता है। फिर इनकी मात्रा मापी जाती है तो देखी जाती है कि भैया इनकी मात्रा तीनों में फिक्स है। इससे ये ज्ञात होता है कि जो हमारा यौगिक होता है उसका अनुपात सदैव निश्चित होता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से प्राप्त किया गया हो। मतलब CuO को 3 माध्यम से प्राप्त किया गया। इसको अपन ने कांच की नली में, है ना, अलग अलग पात्रों में रख दिया है। यहाँ पर चीनी मिट्टी के कप हैं, तीनों में CuO कॉपर के ऑक्साइड रखे हुए हैं। यहाँ से हम शुष्क हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे गर्म कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाता है, अपचयन होता है कॉपर धातु में। और प्रयोगों के अंत में, यानी प्रयोग के अंत में हम क्या करते हैं प्यारे भाइयों, हम सभी प्यालियों में रखे हुए, छोटे छोटे प्याली हैं, इन सभी प्यालियों में रखे हुए जो शेष कॉपर धातु होता है उसकी मात्रा को ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि सबका मात्रा निश्चित है, अर्थात कॉपर और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है हमेशा निश्चित रहता होगा। इतना क्लियर है, इतना समझ गए प्यारे भाइयों, कंप्लीट है। देखिए बेसिक से यदि आप समझते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि थोड़ा बहुत इधर यदि आप गलती कर देते हैं और आप अधूरा वीडियो देखते हैं, पूरा नहीं समझते, तो आपको दिक्कत होगी। तो अपन ने एक प्रयोग भी कर लिया कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लिया प्यारे भाइयों, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। इसको हमने 3 यौगिकों से प्राप्त किया और फिर इसका अपचयन कराया, तीनों कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कराया और फिर कॉपर की मात्रा को तौला तो देखा कि तीनों में कॉपर की मात्रा बराबर है, अर्थात ऑक्सीजन और कॉपर के बीच रेशियो भी इनका समान रहा होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों से यदि केवल स्थिर अनुपात का नियम पूछा जाता है तो आपको इतना ही लिखना है, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए प्यारे भाइयों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।